क्लास 12 जीव विज्ञान में 2022 का 348 CQ सेट लेकर के आए हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आवृतबीजी पौधे का भ्रूणपोष होता है। जो भ्रूणपोष है कैसा होता है? द्विगुणित, बहुगुणित, त्रिगुणित, अगुणित। जो आवृतबीजी पौधा होता है उसका भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित तीसरा सही होगा। देखिए कैसे, ये देखिए जैसे भ्रूणकोश है, यहाँ पर प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पर सहायक कोशिकाएं अंड कोशिका होती है, ये द्विगुणित कोशिका होती है। तो जब इधर पराग नलिका में जो नरयुग्मक होते हैं आते हैं तो एक नरयुग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है और दूसरा नरयुग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक से या द्विगुणित केंद्रक से संलयित होता है। इस तरह से 3 केंद्रकों का संलयन होता है, इसलिए त्रिगुणित होता है। फिर अगला है, मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधि सूत्रता के कारण। देखिए ये क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों का एकल सूत्रता बता दिया है और इसमें अलिंग गुणसूत्र यानी आटोसोम यानी अलिंगी का मतलब है जो लिंग गुणसूत्र ना हो उसके अलावा। तो 21वीं जोड़ी में एकाधि सूत्रता यानी 2 गुणसूत्र होते हैं तो एक और अधिक हो जाता है, एकाधि सूत्रता 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। इस तरह से इसमें कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम को ही मंगोली जड़ता कहा जाता है। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेंगू अथवा हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। डेंगू अथवा हड्डी तोड़ बुखार का वाहक बताना है कौन होता है? तो देख, क्यूलेक्स, एडीज, एनाफिलीज, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? वाहक कहा गया है, कारक नहीं कहा गया है। तो वाहक एडीज मच्छर होगा। एजिप्टी, एडीज एजिप्टी मच्छर डेंगू बुखार का वाहक होता है। अगर कारक कहा जाता तो फ्लेवी वायरस समूह का जो वायरस होता है वो कारक होता है डेंगू का। फिर अगला है, आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा कौन सा होगा? बीटी कपास भी है, बीटी मक्का भी है, गोल्डन राइस भी है। तो आंसर सही हो जाएगा इसमें चौथा, ये सभी आनुवांशिक रूपांतरित फसलें होती हैं, ये पौधे होते हैं। फिर अगला है, अनिषेक फलन क्या है? समझाइए। तो जब बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाए, बिना निषेचन के फल बन जाए, फल का निर्माण हो जाए तो उसे ही अनिषेक फलन कहा जाता है। यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें परागण और निषेचन नहीं होता है, बिना परागण के बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है, तो उसे ही अनिषेक फलन कहा जाता है। लेकिन ये फल ऐसे होते हैं कि इसमें बीज नहीं होते हैं, बीज रहित होते हैं, इनमें बीज नहीं बनते हैं। फिर अगला है, आनुवांशिक कोट की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आनुवांशिक कोट की 2 प्रमुख विशेषताएं तो बहुत ही आसान है, ये लिख दीजिए कि ये ट्रिपलेट होते हैं या त्रिक होते हैं, 3-3 के जोड़े में होते हैं इसलिए ट्रिपलेट होते हैं। और दूसरा आप बता सकते हैं कि जो आनुवांशिक कोट होते हैं ये कोट कामा विहीन होते हैं, कामा विहीन होते हैं। इस तरह से ये 2 विशेषताएं हो जाएंगी। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, लीडिंग कोशिकाओं के कार्य लिखिए, या लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य होते हैं। देखिए जो लीडिंग कोशिकाएं हैं, ये जो पुरुष का वृषण होता है, पुरुष का जो वृषण होता है, वृषण में लीडिंग कोशिकाएं, जैसे वृषण है तो यहाँ पर बाहर की ओर पाई जाती हैं इस तरह से, और बाहर की ओर इन्हें पाई जाती हैं और इन्हें अंतराली कोशिकाएं भी कहा जाता है। लीडिंग कोशिकाओं को अंतराली कोशिकाएं भी कहा जाता है और इनसे नर हार्मोन स्रावित होता है। नर हार्मोन कौन सा? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है।
इनसे नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण होता है। तो नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण होता है लीडिंग कोशिकाओं से। लीडिंग कोशिकाओं से किसका? नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण होता है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये सहायक जनन ग्रंथियों के विकास में सहायता करता है और द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों के विकास में, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना आदि का विकास करता है। फिर अगला है रुधिर समूह ए वाली माँ और रुधिर समूह ओ वाले पिता के बच्चों में किस प्रकार का रुधिर समूह संभव है? रुधिर समूह यानी कि माँ का रुधिर वर्ग ए है और पिता का रुधिर वर्ग ओ है, तो उसके बच्चों का रुधिर वर्ग ए अथवा ओ होगा। बच्चों का रुधिर वर्ग ए अथवा ओ होगा। फिर अगला है वाहित मल क्या है? प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच मुख्य अंतर लिखिए। वाहित मल क्या है? देखिए, जब नगरों के बहते जल में अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं। अपशिष्ट पदार्थों में जैसे कूड़ा करकट है और मनुष्य का मल है, गोबर है आदि चीजें मिल जाती हैं, तो वो अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है। ये जब नगरों के जल में मिल जाता है तो उसे ही वाहित मल कहा जाता है। प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच मुख्य अंतर बताना है। जो प्राथमिक वाहित मल उपचार है ये पानी की गंदगी जो उस पर तैरती रहती है उसका निस्यंदन किया जाता है। प्राथमिक वाहित मल उपचार में जो गंदगी तैरती रहती है उस तैरती हुई गंदगी को हटाया जाता है, उसका निस्यंदन किया जाता है, उसको पृथक किया जाता है तैरती हुई गंदगी को। और जो द्वितीयक वाहित मल उपचार है इसमें क्या किया जाता है कि कार्बनिक पदार्थों युक्त बाह्यस्राव जो होता है कृत्रिम विधियों के द्वारा उसमें ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है डाइजेस्टर में और सूक्ष्म जीवों के द्वारा उसको हटाया जाता है। तो इस तरह से इनके बीच उपचार किया जाता है। फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाइए देख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। देखिए, पृथक्करण का नियम क्या था? मेंडल ने बताया था कि जब दो विपरीत युग्म विकल्पी के बीच में संकरण कराया जाता है, जैसे ये शुद्ध लंबा पौधा था और ये शुद्ध बौना पौधा था, दोनों के बीच में संकरण कराया जाता है, तो जो लक्षण प्रकट होता है वो लक्षण प्रभावी। यहाँ संकर लंबा पौधा प्रकट हुआ, तो इसमें इन्होंने क्या किया कि स्वपरागण करवाया, आगे पीढ़ी में स्वपरागण करवाया। और पृथक्करण के नियम में जब स्वपरागण करवाया दूसरी पीढ़ी के लिए, तो इन्हें शुद्ध लंबे, संकर लंबे और शुद्ध बौने पौधों का अनुपात 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुआ है। ये जीनोटाइप अनुपात था। जीनोटाइप यानी जीन्स के आधार पर एक शुद्ध लंबा पौधा था, 2 संकर लंबे पौधे थे और एक शुद्ध बौना पौधा था। मतलब 25% शुद्ध लंबे पौधे, 50% संकर लंबे पौधे और 25% शुद्ध बौने पौधे उत्पन्न हुए थे। ये जीन्स के आधार पर था। लेकिन अगर फिनोटाइप देखा जाएगा अनुपात, तो फिनोटाइप अनुपात 3:1 का अनुपात था, क्योंकि 3 लंबे पौधे थे और एक बौना पौधा था। यानी 75% लंबे पौधे थे और 25% बौने पौधे थे। अब इसको पृथक्करण का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ देखिए जो युग्म विकल्पी थे वो फिर से यहाँ पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ एक में आ गए थे, इसके बाद फिर से दूसरी पीढ़ी में अलग अलग हो जाते हैं, इसीलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है? सरकार द्वारा इनके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? आपको बता दें, रोगों के उपचार हेतु अधिकांश जो दवाएं हैं वो पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं, जो औषधियां हैं वो पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले यही एक महत्व है, यही एक आवश्यकता है वन्य जीवों को संरक्षित करने का, पेड़ पौधों को संरक्षित करने का, जो उसके अंदर जीव हैं उनको संरक्षित करने का। तो क्या बताएंगे आप कि रोगों के उपचार हेतु अनेक औषधियां पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। इसी तरह से इमारती लकड़ी प्राप्त होती है पौधों से, ईंधन प्राप्त होता है, रेशे प्राप्त होते हैं। और जो वन्य जीव होते हैं ये क्या करते हैं कि प्राकृतिक अपमार्जक होते हैं, प्राकृतिक अपमार्जक की तरह से कार्य करते हैं। तो ये भी एक जैव विविधता बचाने का उद्देश्य है, जीवों को संरक्षित करने का उद्देश्य है। और ये अपघटक का भी कार्य करते हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं अपघटक का भी कार्य करते हैं, तो इसलिए आवश्यक है। और सरकार द्वारा इनके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तो सरकार ने इनको संरक्षित रखने के लिए कई सारे कड़े कानून बनाए हैं, कड़े नियम बनाए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है
पेचिश के कारक, लक्षण, बचाव के 2 उपायों के बारे में बताइए। कारक बताना है, लक्षण बताना है और बचाव के 2 उपाय बताना है पेचिश के। तो देखिए, जो पेचिश रोग है ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक जंतु से हो जाता है। ये प्रोटोजोआ संघ का जंतु है, सूक्ष्म जंतु होता है और इसी की वजह से पेचिश रोग या अमीबिएसिस रोग या अमीबता रोग हो जाता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से। और आपको बता दें, ये परजीवी जंतु होता है। किसका? तो प्रोटोजोआ परजीवी है और मनुष्य की आंत में जाकर के संक्रमण करता है। और इसके लक्षण क्या हैं? तो पेचिश में क्या होता है कि कब्ज रहती है, पेट में दर्द होता है, ऐंठन भी पेट में होती है और म्यूकस भी निकलने लगता है, श्लेष्म भी निकलने लगता है, खून भी बहने लगता है, आने लगता है गुदा द्वार से। तो ये इसके सभी लक्षण होते हैं। और अगर इसके बचाव के उपाय कहे जाए तो आप जो सब्जियां हैं, सब्जियों को धोकर खाएं। और ऐसे ही दूसरा आप बता सकते हैं कि जल स्वच्छ रखें या उबाला जल पिएं और हाथों को धोकर ही किसी चीज को खाएं। तो कई सारे उपाय हैं, आप बता सकते हैं इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के मॉडल की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। वाटसन और क्रिक के द्वारा प्रस्तुत डीएनए की संरचना का चित्र बनाना है। तो देखिए, इस तरह से संरचना आप बना सकते हैं डीएनए मॉडल की, ऐसे करके। हमने इसको बनाना अपने चैनल में बताया हुआ है, आप लोग चाहें तो वहां पर जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे बनेगा डिटेल में। फिलहाल यहाँ पर हम जल्दी से इसको बनाकर दिखा दे रहे हैं। तो जो इसमें एडेनिन होता है वो हमेशा डबल बांड के द्वारा थायमिन से जुड़ता है और जो ग्वानिन होता है वो हमेशा ट्रिपल बांड के द्वारा साइटोसिन से जुड़ता है। ऐसे ही साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बांड से ग्वानिन से जुड़ेगा और थायमिन हमेशा डबल बांड एडेनिन से जुड़ेगा। तो ऐसे ही बांड बना देंगे। फिर जो गहरी खांच है उसको गहरी खांच लिख देंगे, मेजर ग्रुप। जो कम गहरी खांच इसको माइनर ग्रुप लिख देंगे। ये कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम, ये लिख देंगे। और एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड की दूरी कितनी होती है, तो सारा कुछ भर करके इस तरह से चित्र बना देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रतिजैविक क्या होता है? एंटीबायोटिक क्या होते हैं? तो आपको बता दें, जो एंटीबायोटिक हैं या जो प्रतिजैविक हैं, ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थ होते हैं। जो प्रतिजैविक हैं या एंटीबायोटिक हैं, ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पादित या सूक्ष्म के द्वारा बनाए गए रासायनिक पदार्थ होते हैं। और आपको बता दें, कहा गया कि किन्हीं 2 कवक प्रजातियों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविक के उत्पादन में किया जाता है। तो इसमें आप बता सकते हैं, जैसे पेनिसिलिन है, जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा है, तो इसका उत्पादन पेनिसिलियम नोटेटम से किया जाता है, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से भी किया जाता है, पेनिसिलियम नोटेटम से भी किया जाता है। और जो रेमाइसिन है, ये म्यूकर रेमिनियंस से की जाती है। तो इस तरह से बता सकते हैं। और आपको बता दें कि जो ये रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है, ये रोग कारक तथा अन्य सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है। जो रोग कारक हैं उनके वृद्धि को रोकता है, जो अन्य सूक्ष्मजीव हैं उनकी वृद्धि को रोकता है, उनको नष्ट करता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है, चौथे का आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया का वर्णन कीजिए। देखिए, जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें द्विनिषेचन की क्रिया कैसे होती है देख लेते हैं। देखिए, जैसे ये भ्रूणकोश बना लेते हैं और भ्रूणकोश में यहाँ ऊपर प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं हैं, यहाँ पर द्विगुणित केंद्रक है और यहाँ पर सहायक कोशिकाएं और ये अंड कोशिका होती है। ये क्या है? प्रतिमुख कोशिकाएं या प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं, प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। ये द्विगुणित केंद्रक होता है, द्विगुणित केंद्रक, 2 केंद्रक मिल जाते हैं। ये दोनों सहायक कोशिकाएं हैं, ये अंड कोशिका होती है। अब जैसे इधर से पराग नलिका आई है, ये क्या है? पराग नलिका है। इसमें 2 नर युग्मक होते हैं। ये क्या है? नर युग्मक हैं, 2 नर युग्मक होते हैं। तो
जब ये दोनों नरयुग्मक यहाँ स्वतंत्र हो जाते हैं भ्रूण कोश के अंदर, तो एक नरयुग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है। एक नरयुग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है। नरयुग्मक अंड कोशिका से मिलता है, अंड कोशिका से संलयित होता है, तो इसे निषेचन कहते हैं। निषेचन, जिससे युग्मनज बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? निषेचन या सत्य निषेचन कहा जाता है। और दूसरा नरयुग्मक द्विगुणित केंद्रक से संलयित होता है। द्विगुणित केंद्रक से, चूंकि एक ही भ्रूणकोश के अंदर 2 बार निषेचन होता है, इसीलिए इसको द्विनिषेचन कहा जाता है। एक ही भ्रूणकोश के अंदर 2 बार निषेचन हुआ। देखिए, पहला नरयुग्मक जाकर के अंडकोशिका से संलयित हुआ तो सत्य निषेचन हुआ, फिर दूसरा नरयुग्मक जाकर के द्विगुणित केंद्रक से संलयित हो जाता है, तो 2 बार निषेचन होता है, इसीलिए इसको द्विनिषेचन कहा जाता है। तो पूरी क्रियाविधि मैंने आपको समझा दी है, इसको आप बनाने के बाद ऐसे ही बिल्कुल लिख दीजिए, आपको पूरा नंबर प्राप्त हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो अनिषेक जनन क्या है आपको बता दें कि बिना निषेचन के अंडे से भ्रूण बनने की क्रिया, बिना निषेचन के अंडे से भ्रूण बनने की क्रिया ही अनिषेक जनन कहलाती है। निषेचन ना हो, संयुग्मन ना हो और अंडे से भ्रूण बन जाए तो उसे ही अनिषेक जनन कहा जाता है। जैसे किसमें होता है? धतूरा में होता है, जैसे आलू में होता है, काट कर बो दिया जाता है और नया जीव बन जाता है। इस तरह से अनिषेक जनन होता है। फिर कहा गया कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। देखिए, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होगा? मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कहा गया है, उसकी विधि को बताइए। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को देखिए, जो इसमें नर होता है, नर को ड्रोन भी कहा जाता है, और इसमें 16 गुणसूत्र होते हैं। और जो मादा होती है, मादा यानी जो रानी होती है, रानी में 32 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 2n होते हैं। अब देखिए, जो नर है ये समसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करता है, युग्मक का निर्माण करता है। युग्मक क्या बनेगा? शुक्राणु बनेगा समसूत्री विभाजन के द्वारा। और इधर जो मादा है ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडाणुओं का निर्माण करती है, अंडे बनाती है, अंडाणु का निर्माण। और जो मादा रानी मक्खी होती है ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 प्रकार के अंडे बनाती है। एक तो निषेचित अंडे, दूसरा अनिषेचित अंडे का निर्माण करती है। अब देखिए, इधर शुक्राणु है, इधर अंडाणु है, इनका निषेचन हो जाता है, निषेचन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जिससे क्या होगा? ये n था तो 2n हो जाएगा, यानी कि मादा मधुमक्खी बन जाएगी। अब ये जो मादा मधुमक्खी बन गई है, इसमें 2 प्रकार की मधुमक्खियां होंगी। एक जिसको शाही जेली प्राप्त हुई वो रानी मक्खी बन जाएगी, शाही जेली जिसको प्राप्त हुई। और जिसको शाही जेली नहीं प्राप्त हुई, जो परागकण वगैरह वही मिले, तो क्या हो जाएगी? श्रमिक मधुमक्खी बन जाएगी, श्रमिक बन जाएगी। और जो श्रमिक होते हैं ये बंधे होते हैं। और इधर जो अंडाणु था अनिषेचित वाला, तो अनिषेचित अंडाणु से अनिषेक जनन के द्वारा नर का निर्माण हो जाएगा या ड्रोन का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से पूरा रानी मक्खी, श्रमिक मक्खी और ड्रोन बन जाएगा। इस तरह से मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की क्रिया होती है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को उदाहरण सहित समझाइए, इसका महत्व भी लिखिए। इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, पैलिंड्रोम क्या होता है? तो अक्षरों का ऐसा समूह जो आगे व पीछे दोनों तरफ से पढ़ने पर समान आता है, उसे ही पैलिंड्रोम कहते हैं। अब जैसे मलयालम है, मलयालम, इधर से भी पढ़ो तब भी मलयालम, इधर से भी पढ़ो तब भी मलयालम। ऐसे ही नयन है, नयन, इधर से पढ़ोगे तब भी नयन, इधर से पढ़ोगे तब भी नयन। तो ये तो हुआ ऐसे ही कि पैलिंड्रोम वास्तव में होता क्या है। लेकिन अब चूंकि यहाँ डीएनए में पैलिंड्रोम को पूछा गया है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को उदाहरण सहित समझाइए कहा गया है, तो डीएनए वाला कैसे लिखेंगे? क्या होगा? पैलिंड्रोम क्षारों के उस अनुक्रम
को कहते हैं पैलिंड्रोम क्षारों के उस अनुक्रम को कहते हैं जो डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड, हमने आपको बताया था डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में पढ़ने पर एक समान पढ़े जाते हैं। क्या कहा गया है? पैलिंड्रोम क्षारों के उस अनुक्रम को कहते हैं जो डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में पढ़ने पर एक समान आते हैं। जैसे देखिए GAATTC है, ये क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। अब GAATTC है, अब इसका पैलिंड्रोम क्या होगा? CTTAAG, और ये होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। देखिए इन्होंने क्या कहा कि पैलिंड्रोम के उस अनुक्रम को जो डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड में 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में पढ़ने पर एक समान आता है। दोनों यानी एक ये और दूसरी ये। तो देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम कहा गया, तो इधर से पढ़िए GAATTC। 5 प्राइम टू 3 प्राइम कहा गया, तो इधर से पढ़िए GAATTC GAATTC GAATTC। इस प्रकार से इसे ही पैलिंड्रोम कहा जाता है। अगर दूसरे उदाहरण में देखा जाए तो देखिए AAGCT, दूसरा उदाहरण ले लीजिए। अब इसका हो जाएगा T, इसका हो जाएगा T, क्योंकि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ता है, और जो ग्वानिन है साइटोसिन से, साइटोसिन है ग्वानिन से, थायमिन है एडेनिन से, थायमिन है एडेनिन से। अब देखिए इसका पैलिंड्रोम ऐसे ही आप मान सकते हो, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम मान लीजिए, ये 3 प्राइम ये 5 प्राइम मान लीजिए। तो देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम पर नाइट्रोजन क्षार क्या है? AAGCTT है, AAGCTT है। और दूसरे अनुक्रम 3 प्राइम टू 5 प्राइम सूत्र पर क्या है? A8GCTT है। तो इस तरह से क्या हो गया कि ये पैलिंड्रोम कहलाता है। और फिर कहा गया है कि इसका महत्व लिखिए। तो एक समान अगर होते हैं, एक समान होने से रेप्लिकेशन में सहायता मिलती है, रेप्लिकेशन में सहायता मिलती है, और ट्रांसक्रिप्शन में सहायता मिलती है, ट्रांसक्रिप्शन में, और रिपेयर में सहायता मिलती है। तो एक समान होने से इतने सारे लाभ हैं, एक तो रेप्लिकेशन में, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन में, और तीसरा रिपेयरिंग में हेल्प मिलती है। तो इस तरह से इतना लिख देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय पादपों और जंतुओं के अनुकूलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए ये कोर्स से हटा हुआ है, इसको हटा देते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है त्रिशल्यन क्या है, यह कहां और कैसे संपन्न होता है। देखिए त्रिशल्यन क्या है, हम आपको चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। ये एक भ्रूण कोश है, यहाँ पर प्रतिमुख कोशिकाएं हैं, यानी कि प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं हैं, यहाँ पर द्विगुणित केंद्रक है, ये सहायक कोशिकाएं हैं, और ये अंड कोशिका है। जब इधर से पराग नलिका आती है तो पराग नलिका में 2 नरयुग्मक होते हैं। तो ये 2 नरयुग्मकों में से जब एक नरयुग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है, ये क्या है? अंड कोशिका है, और ये नर युग्मक होते हैं। जब एक नरयुग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है तो इसे निषेचन कहते हैं, और दूसरा नरयुग्मक जब द्विगुणित केंद्रक से संलयित होता है तो चूंकि एक ही भ्रूण के उसके अंदर 3 केंद्रकों का संलयन होता है, इसीलिए इसको त्रिशल्यन कहा जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं? त्रिशल्यन। ये कहां और कैसे संपन्न होता है? तो कैसे मैंने बता ही दिया है, कहां तो भ्रूण कोश में संपन्न होता है। फिर अगला क्वेश्चन है एस्केरिस्ता क्या है, इसके बचाव व उपचार का उल्लेख कीजिए। तो एस्केरिस्ता क्या होता है? यह वास्तव में एस्केरिस जो होता है, एस्केरिस जो है एक गोल कृमि होती है, गोल कृमि होती है, और इस गोल कृमि से एक रोग हो जाता है एस्केरिएसिस रोग। कौन सा रोग हो जाता है? एस्केरिएसिस रोग या एस्केरिस्ता रोग हो जाता है। और यह गोल कृमि मनुष्य की आंतों का परजीवी है, मनुष्य की आंतों में परजीवी के रूप में पाया जाता है। और एक परपोषी में, अगर परपोषी में देखा जाए तो 500 से 5000 तक अंडे होते हैं, 500 से 5000 तक एस्केरिस पाए जाते हैं।
और जब वो मल त्याग करता है तो ये मल में रहते हैं। अब उस मल के संपर्क में अगर कोई सब्जी आ रही है, कोई व्यक्ति आ रहा है, तो उसके शरीर में घुस जाते हैं। इस तरह से इसका फैलाव होता है। फिर कहा गया इसके बचाव व उपचार का उल्लेख कीजिए। तो देखिए इसका बचाव कैसे करेंगे। बचाने के लिए आप जैसे सब्जी है तो सब्जियों को धोकर खाएं और हाथों को धोकर ही सब्जियों को खाएं, बिना फलों को धोए ना खाएं, और स्वच्छ पानी पिएं, उबला हुआ पानी पिएं, आदि सारी चीजें बता दीजिए। तो इसके बचाव और उपचार में आप बता सकते हैं कि एल्कोपार दवाई ले सकते हैं, औषध ले सकते हैं, एंटीपार दवाई ले सकते हैं, या डिकैरिस दवाई ले सकते हैं। तो इन दवाओं के लेने से स्क्लेरोसिस रोग ठीक हो जाता है। फिर अगला है आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है। स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में आनुवांशिक इंजीनियरिंग के 2 अनुप्रयोग बताइए। तो देखिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या होता है। आनुवांशिक पदार्थ में फेरबदल करने को आनुवांशिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन मैनिपुलेशन या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक कहा जाता है। क्या कहा जाता है। आनुवांशिक पदार्थ में फेरबदल करने को ही आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। और स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में आनुवांशिक इंजीनियरिंग के 2 अनुप्रयोग कहे गए हैं। तो एक तो इंसुलिन उत्पादन कैसे किया जाता है, फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही वृद्धि हार्मोन, ऐसे ही इंटरफेरान के बनाने में भी किया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में आनुवांशिक इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग हैं। फिर अगला है समिष्ट के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। समिष्ट की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताना है। देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो रुक गया था, हम जान नहीं पाए, पढ़ाते चले गए, फिर देखा तो वीडियो रुका हुआ था। तो आपको फिर से बता देते हैं, यहां से यहां तक बताया था। समिष्ट के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं मैंने बताया। पहला जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात और आयु वितरण। अगर जन्म और मृत्यु दर को देखा जाए तो इसमें कोई भी समिष्टि है, समिष्टि में जो सदस्यों की संख्या होती है उसमें परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। जो जन्म और मृत्यु दर है, समिष्टि में जीव संख्या जो होती है उसमें परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, यानी कि उनकी दरों को क्रमशः प्रति व्यक्ति जन्म दर के रूप में जाना जाता है। और जो लिंग अनुपात है, ये बेस्ट जीव या तो नर होगा या तो मादा होगा। लिंग अनुपात में क्या है कि या तो एक जीव नर होगा या फिर एक मादा होगा, लेकिन समिष्टि में कुछ जीव नर होंगे तो कुछ मादा होंगे। इसीलिए कहा गया है कि समिष्टि में नर व मादा की संख्या के बीच का जो अनुपात है ये संभव है। फिर है अगला आयु वितरण बताया। तो आयु वितरण भी जो समिष्टि में ही पाया जाता है, और इसमें जो अलग अलग आयु वाले लोग होते हैं, भिन्न भिन्न आयु वाले लोग होते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन है, पीले बीज वाले लंबे पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई का संकरण हरे बीज वाले लंबे पौधे कैपिटल टी स्मॉल वाई से कराने पर संतानों में निम्नलिखित फिनोटाइप किस अनुपात में होने की उम्मीद की जा सकती है। तो ये 3:1 अनुपात आया है। देखिए मैं जल्दी से बता देता हूँ क्या क्या मैंने किया था कि यहाँ पर ये लिख लिया इधर और ये वाला इधर लिख लिया। तो ये पीले बीज वाले लंबे पौधे थे, पीले बीज वाले लंबे पौधे यानी कि लंबे पौधे पीले बीज वाले, और हरे बीज वाले लंबे पौधे इधर लिखे। फिर इनका देखिए युग्मक निकाल लिया, गैमेट्स को निकाल लिया, इसके गैमेट्स को निकाल लिया, और एक पुनेट स्क्वायर बना करके ये वाला गैमेट्स इधर मेल फीमेल करके इधर इधर लिख लिया, इधर इसके और इधर ये जो निकले दोनों इसके इधर लिख लिया। फिर इनको मिला करके लिखना है, जैसे स्वतंत्र विवरण के नियम में मैंने समझाया था। तो ये फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो इसमें 3:1 का अनुपात आएगा। फिर अगला है पॉलीमरेज श्रृंखला अपक्रिया को संक्षेप में समझाइए। देखिए जो पॉलीमरेज श्रृंखला अपक्रिया है, ये पॉलीमरेज चेन है, ये क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, तो पीसीआर कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा जो अलग किए गए डीएनए होते हैं, डीएनए या जीन खंड होते हैं, इनकी पीसीआर विधि से कॉपी की जाती है, प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अलग किए गए डीएनए खंड या जीन की पीसीआर विधि से प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं, कॉपीज की जाती हैं, और इसकी खोज कैरी मुलिश ने की थी। कैरी मुलिश ने इसकी खोज की थी। और आपको बता दें कि इसमें स्थिर ताप एंजाइम टक डीएनए
टक डीएनए पॉलीमरेज का प्रयोग किया जाता है और ये थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है जो गर्म झरनों में पाया जाता है। तो इस तरह से लिख देंगे, काम हो जाएगा। फिर अगला है राष्ट्रीय उद्यान तथा सेंचुरीज पर टिप्पणी लिखिए। देखिए राष्ट्रीय उद्यान क्या है, नेशनल पार्क होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं राष्ट्रीय उद्यान। और आपको बता दें कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये वन्य जीवों तथा इको तंत्र के लिए सुरक्षित होते हैं। जो वन्य जीव होते हैं, वन्य जीवों व इको तंत्र के लिए सुरक्षित होते हैं राष्ट्रीय उद्यान। और किसी भी व्यक्ति की इसमें यहाँ पर निजी कोई अधिकार नहीं होता है, किसी व्यक्ति का कोई अधिकार इसमें नहीं होता है राष्ट्रीय उद्यान में। जबकि जो सेंचुरीज हैं, जो पशु विहार हैं, यह इसको अभयारण्य भी कहा जाता है। इनका उद्देश्य वन्य जीवों का संरक्षण है, वन्य जीवों का संरक्षण इनका भी उद्देश्य है। वन्य जीवों को संरक्षित करना, सुरक्षा प्रदान करना। और इनमें लकड़ी काटने और उत्पादों को इकट्ठा करने यानी निजी भूमि रखने की आज्ञा होती है, जबकि इसमें आज्ञा नहीं थी, इसमें आज्ञा होती है। लेकिन ये शर्त होती कि वन्य जीवों को कोई नुकसान ना हो, उसकी कोई हानि ना हो। फिर अगला है निम्नलिखित के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। कोर्स में नहीं है, हटा देते हैं। बाद में अंतर, उसमें कोर्स में नहीं है, हटा देते हैं। समष्टि और समुदाय में अंतर, तो इधर लिखते हैं समष्टि, इधर लिख लेते हैं समुदाय। अब देखिए जो समष्टि है, समष्टि की परिभाषा आपको बताते हैं, बहुत ही सरल। किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक ही जाति के जीवों का समूह, किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक ही जाति के जीवों का समूह समष्टि कहलाता है। कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है वहां पर एक ही जाति के जो जीवों का समूह होता है उसे ही समष्टि कहा जाता है। जबकि समुदाय क्या है, तो किसी क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न जातियों के जीवों का समूह। कोई भी क्षेत्र है उसमें उपस्थित विभिन्न जातियों के जो जीवों का समूह होता है उसे ही समुदाय कहा जाता है। तो समष्टि क्या है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक ही जाति के जीवों का समूह होता है। जबकि समुदाय क्या है, किसी भी क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न जातियों के जीवों का समूह होता है। तो इसमें जो एक ही जाति के जीवों का समूह है तो इसमें अंतः प्रजनन संभव है, अंतः प्रजनन हो सकता है, जबकि इनमें अंतः प्रजनन नहीं हो सकता है। और ये जो समष्टि है ये पर्यावरण विज्ञान की छोटी इकाई होती है, जबकि जो समुदाय है ये पर्यावरण विज्ञान की जटिल या बड़ी इकाई होती है। तो ये 2-3-4 अंतर लिख देंगे, काम हो जाएगा। फिर अगला है फलों तथा बीजों के महत्व का उल्लेख कीजिए। फलों और बीजों के महत्व का उल्लेख करना है। तो देखिए जो बीज होते हैं, बीज के अंदर भ्रूण रहता है, भ्रूण, और जब बीज को हम मिट्टी में बोते हैं तो ये अंकुरित होता है। जो बीज है, बीज के अंदर भ्रूण होता है, बीज को मिट्टी में बोया जाता है तो भ्रूण अंकुरित होता है और नया पौधा बनता है। इस तरह से बीजों के प्रकीर्णन के द्वारा क्या होता है कि बीज जब प्रकीर्णित होते हैं तो दूर दूर तक चले जाते हैं और दूर जाकर के वहां अंकुरित होते हैं। वहां पर जब दूर जाकर के अंकुरित होते हैं तो वहां वातावरण जैसे होगा उसके अनुसार अनुकूलित हो जाते हैं, उसके अनुसार इनमें विभिन्नताएं आ जाती हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं, जैसे डार्विन ने बताया था। तो नई जातियां बन जाती हैं, इस तरह से नई जातियां बन जाती हैं, उनका निर्माण हो जाता है। और जो फल है तो फलों के अंदर क्या होता है कि बीज होते हैं। अगर फल ही नहीं होंगे तो बीज कैसे बनेंगे और उनका प्रकीर्णन कैसे होगा, कैसे फैलेंगे। तो कुल मिलाकर हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देखिए, समझ में तुरंत आ जाएगा। फिर अगला अथवा लगा करके है कि मानव के मादा जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाकर इसके 2 अंगों के कार्य लिखिए। देखिए जल्दी से आपको इसको समझा देते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर ये अंडाशय हो जाएंगे, ये झालर फाइलोपियन नलिका बनाकर इधर भी झालर, ये अंडाशय हैं, इधर भी अंडाशय है, ये अंडवाहिनी होती है, इधर भी अंडवाहिनी होती है, और ये गर्भाशय होता है पूरा। अब देखिए कहा गया कि इसके 2 अंगों के कार्य, एक तो चित्र बनाना है, फिर यहाँ योनि हो जाएगी, ये सर्विक्ष हो जाएगा, बहुत सारे आप देख सकते हैं नाम। फिर इसके 2 अंगों के कार्य, तो अंडाशय का कार्य क्या होगा, अंडे का निर्माण करना। अंडाशय का कार्य क्या है, अंडे का निर्माण करना या अंडाणु बनाना।
और मादा हार्मोन का श्रावण करना, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का श्रावण करना, यानी अंडाणु का निर्माण करना और प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन का श्रावण करना, ये दो कार्य इसके हो जाएंगे। और कहा गया है दो अंगों के कार्य, तो अंडाशय का बता दिया है। अब अंडवाहिनी का देख लीजिए। जो अंडवाहिनी होती है, जैसे ही अंडा निकलता है तो झालर के द्वारा कैच कर लिया जाता है और अंडवाहिनी में ही निषेचन क्रिया होती है। तो अंडवाहिनी का कार्य क्या है? निषेचन करवाना और इसके बाद निषेचित अंडे को धीरे धीरे करके गर्भाशय तक पहुंचाना। इसी के द्वारा अंडवाहिनी के द्वारा यहां पहुंचता है। तो इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लिंग सहलग लक्षण से आप क्या समझते हैं? रेखा चित्र की सहायता से मनुष्य में दो लिंग सहलग लक्षणों की वंशागति का वर्णन कीजिए। देखिए, ऐसे लक्षण जो लिंग गुणसूत्रों पर होते हैं उसे ही लिंग सहलग लक्षण कहा जाता है। लिंग गुणसूत्रों से वंशागति होते रहते हैं और इसमें दो उदाहरण, तो एक वर्णांधता हो जाएगा और दूसरा हीमोफीलिया हो जाएगा। वर्णांधता और हीमोफीलिया दोनों के उदाहरण एक एक करके चार उदाहरण मैंने बताया है। विवाह किससे होता है तो क्या होगा, तो जाकर के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। बहुत ही आसान विषय समझाया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो को चित्र सहित समझाइए। अर्ध संरक्षी प्रतिकृतियन यानी द्विगुणन द्विगुणन को समझाना है। बहुत ही आसान विषय मैंने समझाया है। हमारे चैनल में जाकर के देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। अंतरण डीएनए, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए के बारे में बताना है, चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के समझिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन को बताना है, फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देखिए। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बीटी फसलें यानी बैसिलस थोरेंजिएसिस जीवाणु के जो प्रोटीन पाई जाती थी, एंडोटॉक्सिन विष पाया जाता था, उस जीन से बनी जो फसलें होती हैं उन्हें ही बीटी फसलें कहा जाता है। अनुवांशिक रूपांतरित फसलें होती हैं। इन पर हमारे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर जब होता हॉट स्पॉट यानी तप्त स्थल, तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। फिर अगला है मानव जीनोम प्रोजेक्ट, ये भी हमारे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देखिए, समझिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया की मुख्य विशेषताएं लिखिए उपयुक्त उदाहरणों के साथ। सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ये अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो आशा है आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।